दीदी कहाँ जा रही हो? एक भरोसेमंद सवाल जो भरोसे की हत्या का गवाह बन गया। पुणे की सड़कों पर खड़ी एक बस में जो घटना घटी उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 75 घंटे की मशक्कत हुई, हालांकि गांव वालों ने भी मदद की और पुलिस की सूझबूझ की वजह से आरोपी तो पकड़ा गया। पर सवाल अब भी खड़ा है, हमारी बेटियां कब तक डरेंगी? महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रकरण पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जो कानून महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए हैं, विशेष रूप से बलात्कार के लिए भारत में जिन कानूनों को बनाया गया है, आखिर उसमें वो कौन सी खामी रह जाती है, किस स्तर पर कमी रह जाती है, जिससे कि इस तरह की महिला सुरक्षा के संबंध में जो घटनाएं हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला देखना आप शुरू कर चुके हैं। चलिए हम आज की इस चर्चा को शुरू करते हैं। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया, पुणे रेप केस और महिला सुरक्षा पे जो कानून है उसकी चर्चा पे आज हम बात आगे करेंगे। बात चर्चा के बिंदुओं की करें, खबर की बात हमने की। इसके अलावा ये चर्चा में क्यों है, इसीलिए है कि जो पुणे में एक महिला से रेप की घटना होती है उसके बाद वो आरोपी पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये घटना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। अल सवेरे एकदम सुबह की ये घटना थी और उसके बाद ये परिणाम हमको देखने को मिले। बलात्कार क्या है, वर्तमान कानूनी ढांचा इसके लिए क्या बनाया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या है रेप पीड़िताओं के अधिकार, उनको कौन से कानून के अंतर्गत अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसको भी समझेंगे। बढ़ते मामलों के क्या निहितार्थ निकलते हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। आगे की राह क्या हो सकती है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से उसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। बात सबसे पहले खबर की अगर हम करें तो खबर यह थी कि 25 फरवरी 2025 को सुबह पुणे में स्वारगेट बस स्टेशन पर एक घटना घटित होती है जिससे कि मानवता शर्मसार होती है। एक महिला 26 साल की होती हैं, उनके साथ दुष्कर्म होता है, उनको धोखा दिया जाता है और दीदी शब्द से संबोधित करने के बाद यह घटना उनके संग घटती है। हालांकि 75 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने की जो जरूरत है उसमें कहां कमी रह गई है, इस बात पर आज हम विचार करेंगे अपने विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत। सबसे पहले हम समझते हैं कि यह बलात्कार होता क्या है। तो देखिए, अगर भारतीय न्याय संहिता जो कि बीएनएस 2023 के अनुसार अगर इसकी बात करें तो इसको परिभाषित किया गया है और इसकी परिभाषा जो है वो बीएनएस के जो धारा 63 है उसके अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बलात्कार तब होता है जब कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध या जबरदस्ती या धोखे से, जब 18 वर्ष या उससे कम की आयु की अगर महिला है, सहमति देने में ही जो असमर्थ होती है, उसके साथ अगर यौन संबंध बनाता है तो उसको बलात्कार की श्रेणी में परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही साथ भारत में अगर बलात्कार के प्रकारों पर चर्चा करें तो आप देखिए, एक होता है गंभीर बलात्कार जिसको कहते हैं, जिसके बारे में वर्णन किया गया है बीएनएस की धारा 64 के अंतर्गत। यहां पर कहा गया है ऐसा व्यक्ति जो जिस पर आप विश्वास रखते हो, विश्वास की स्थिति बनती है, अगर वो व्यक्ति बलात्कार करे, जैसे कि पुलिस पर हमारा भरोसा होता है कि वो हमारी सुरक्षा करेगी, लेकिन अगर पुलिस के द्वारा ही बलात्कार किया जाए या कोई ऐसा अधिकारी दूसरा है या अस्पताल का कर्मचारी है या अभिभावक जिनका दायित्व बनता है सुरक्षा का, उनके द्वारा बलात्कार किया जाए तो यह गंभीर बलात्कार की श्रेणी में आता है। धारा 64 में इसको वर्णित किया गया है। दूसरा है बलात्कार और हत्या। अगर बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी जाती है तो यह भी एक ऐसी कंडीशन है जिसको 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में मृत्यु या अचेत अवस्था में अगर पीड़िता चली जाती है तो ये इसको भी माना गया है, दूसरी स्थिति के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। तीसरा सामूहिक बलात्कार होता है, जिसको कि धारा 65 में परिभाषित किया गया है। नाम से ही स्पष्ट है कि ग्रुप में अगर किसी के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है तो सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और एक है वैवाहिक बलात्कार। हालांकि भारत में इसको अभी अपराध के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। हालांकि इसके लिए अगर बात करें तो कुछ कमेटियों में सिफारिश की गई है कि इसको भी अपराध की श्रेणी में, बिना मर्जी के अगर आप इस तरह का कर्म करते हैं तो वो बलात्कार, इसको अपराध माना जाना चाहिए। इस पर समय समय पर आवाज उठती रही है। अब देखिए, ये तो बात हुई बलात्कार के संबंध में, उसके प्रकार के बारे में। भारत में बलात्कार से संबंधित कानूनी ढांचे की बात कर लेते हैं। समय समय पर इस समस्या को लेकर कानूनी ढांचा यद्यपि बनाया गया, समय दर समय वो सख्त भी होता चला गया, लेकिन आखिर वो क्या कमियां रह जाती हैं। तो पहले बात करते हैं कानूनी ढांचे के ऊपर। तो जब भारतीय न्याय संहिता बनी, बीएनएस 2023 की अगर बात करें, जो कि पुराने जो भारतीय दंड संहिता थी आईपीसी 1860 की जगह ये नया कानून आया, नई दंड संहिता आई जिसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से हम जानते हैं। तो यहां पर जब गंभीर मामलों में रेप और गैंग रेप है उसको फिर से यहां पर परिभाषित किया गया और इसमें कुछ प्रावधान और कठोर बनाए गए इसके
संबंध में 18 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप पर जो सजा है उसको और कड़ा कर दिया गया और आप देखेंगे कि यहां पर यह सजा बढ़ते हुए उम्र कैद और साथ साथ फांसी तक का प्रावधान यहां पर कर दिया गया। बलात्कार से संबंधित कानूनी प्रावधानों के बारे में यहां पर आपने देखा कि इसमें जब बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता जब आई तो इसमें इस तरह की सजा का जो प्रावधान था उसको सख्त किया गया। इसके अलावा अब बात करें आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 का, तो यहां आप देखेंगे कि 2012 में जब निर्भया कांड हुआ तो पूरे देश में मानवता शर्मसार हुई और इस विषय में तमाम जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए। उस दुर्दांत घटना के बाद कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। इसके बाद इस कानून को लाया गया 2012 में। निर्भया जब कांड हुआ उसके बाद रेप की जो न्यूनतम सजा है उसको और वृद्धि की गई उसमें, और 7 साल से बढ़ाकर इसको 10 साल कर दिया गया। और साथ ही ये भी इसमें प्रावधान किया गया कि अगर पीड़िता की मौत हो जाती है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के दौरान तो वहां पर मौत या वो कोमा में चली जाती है, दोनों ही कंडीशन में। तो ये जो 10 साल की सजा 7 साल से बढ़ाकर की गई थी उसको दुगुना किया गया, वो 20 साल तक की सजा इसको सजा का प्रावधान किया गया। इसका मतलब कि सजा को सख्त बनाया गया। 2018 के संशोधन की बात करें तो 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ अगर बलात्कार होता है तो यहां पर मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है, जो कि नई हम कह सकते हैं व्यवस्था के तहत एक कदम और आगे बढ़ा गया। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए भी, जिसको हम पोक्सो भी कहते हैं, इस अधिनियम में अगर बात करें तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सुरक्षा देने के लिए, यौन शोषण या यौन उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए यहां पर प्रोविजन देखने को मिलता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपराधों पर भी सख्त कार्रवाई यहां पर की गई और आप देखेंगे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये सारे प्रोविजन किए गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इन सारे प्रोविजंस के बाद भी कमी कहां रह जाती है। इसके अलावा जो रेप पीड़िता होती हैं उनको भी कुछ यहां पर सुविधाएं दी गई ताकि वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने आप को टूटा हुआ महसूस ना करें। उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो रेप पीड़िताओं को क्या अधिकार मिले हैं। एक तो देखिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर का अधिकार इनको दिया गया। इसका मतलब कि अगर उनके साथ कोई घटना इस तरह की घटित होती है तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। इसके लिए उनको ये जरूरी नहीं है कि जो उनका अपने थाने के अंतर्गत जो आता है वहां पर जाएं। तो ये किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकती हैं, भले ही घटना किसी अन्य इलाके में हुई हो। तो ये एक बड़ी सुविधा दी गई जीरो एफआईआर के तहत, और पुलिस को एफआईआर उस थाने में भेजना होगा जहां से उस पर कार्रवाई, संभावित कार्रवाई वहां पर होनी है। इसके अलावा मुफ्त इलाज का अधिकार है। अगर किसी पीड़िता के साथ ऐसी घटना होती है तो वहां पर मुफ्त इलाज भी दिया जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अगर बात करें तो इसके अंतर्गत अस्पताल जो भी होगा, हर अस्पताल, ऐसा नहीं है कि कुछ चुनिंदा अस्पतालों की बात होगी, हर अस्पताल में जो पीड़िता होंगी उनका मुफ्त इलाज भी देना, उनको उस अस्पताल के द्वारा मुफ्त इलाज देना यह अनिवार्य बनाया गया है। इसके अलावा कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल इलाज से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। अब टू फिंगर टेस्ट पहले एक किया जाता था, टू फिंगर टेस्ट पर भी प्रतिबंध लगाया गया और यह माना जाता था कि टू फिंगर टेस्ट जो किया जाता था ये किसी भी डॉक्टर के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो वो अब अपराध माना जाएगा, क्योंकि वो उस पीड़िता की गरिमा के खिलाफ है, उसकी निजता के खिलाफ है। तो इसको भी बैन किया गया। बिना उत्पीड़न के समयबद्ध जांच की भी यहां पर व्यवस्था की गई, अर्थात पीड़िता का बयान ये कोशिश की जाती है कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिया जाए। अगर वो सहज नहीं है किसी पुलिस जो मेल पुलिस अधिकारी हैं उनके सामने बयान देने में, तो इसके लिए ये भी प्रोविजन किया गया। साथ ही साथ बयान पीड़िता के आरामदायक समय और स्थान पर यह बयान लिया जाएगा, मतलब जहां वो कंफर्टेबल फील करेंगी वहां ये बयान लिया जाएगा। और बयान दर्ज करते समय माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति को भी अनिवार्य बनाया गया, ताकि ऐसा ना हो कि उनके ऊपर कोई दबाव देके या किसी अन्य तरीके से या डरे सहमे माहौल में वो बयान दे। ये भी उसका अधिकार है कि वो चाहे कि हमारे बयान देने के समय हम जहां चाहते हैं उस स्थान पर बयान देंगे, अपने अभिभावक की उपस्थिति में देंगे। तो ये सुविधाएं दी गई। यदि पीड़िता बोलने में असमर्थ है, मतलब वो बोल नहीं सकती हैं, तो ऐसी दशा में मानसिक रूप से अगर मान लीजिए विकलांग हैं, तो ऐसी दशा में उनकी मदद के लिए विशेष रूप से अनुवादक भी या कोई शिक्षक भी वहां पर हो सकते हैं। ये भी पीड़िता का अधिकार होता है। साथ साथ पीड़िता को एक और अधिकार दिया गया है, वो है मुआवजे का अधिकार। इसका मतलब यह है कि भारतीय दंड संहिता की जो 357 ए जो धारा थी उसके अंतर्गत पीड़िता को आर्थिक सहायता दी जाती थी, वो अब भी दी जाती है। और ये मुआवजा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
इस योजना के अनुसार दिया जाता है। इसके अलावा सम्मानजनक और सुरक्षित न्याय प्रक्रिया भी उसका अपना अधिकार है जो उसको प्रदत्त है कि मामले की सुनवाई कैमरे के सामने इन कैमरा ट्रायल होगा और पीड़िता की पहचान को हमेशा गुप्त रखा जाएगा। ये बात कही गई है ताकि अगर ट्रायल हो रहा है तो ऐसा ना हो कि बाद में उससे कुछ उसके इतर बातें की जाएं, तो वो चीजें रिकॉर्डेड होंगी और साथ साथ ये पीड़िता की जो पहचान है उसको गुप्त रखा जाएगा ताकि समाज में जो उसका सम्मान है उसकी भी रक्षा की जा सके। पीड़िता के यौन इतिहास से जुड़े अपमानजनक सवाल अगर कोई पूछता है तो वो अपराध है, ऐसा नहीं होगा। आप उससे या उसकी हिस्ट्री से संबंधित कोई इस तरह का अपमानजनक क्वेश्चन भी नहीं कर सकते और अगर कोई ऐसा करता है तो पीड़िता को यह अधिकार है, ये उसके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। अगर संभव हो तो केस की सुनवाई महिला जज के द्वारा भी की जाएगी, ये भी इसके लिए एक सुविधा दी गई है। तो ये सारे महिला पीड़ितों के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। अब सवाल उठता है कि इन कानूनों के बाद भी लगातार अगर इन मामलों में वृद्धि देखी जा रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें आगे की राह में तो वो कारण भी इसमें है और आगे की राह भी इसमें है। तो देखिए, एक तो कानूनी सुधार की जरूरत है, जो लीगल रिफॉर्म्स की जरूरत है। अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निजता का, हम कह सकते हैं किसी भी महिला की निजता या गरिमा का जो उल्लंघन होता था उसी को ध्यान में रखते हुए जो टू फिंगर टेस्ट है उस पर बैन लगाया गया। इसी तरह से कुछ ऐसे सुधारों की भी आवश्यकता है कि जो कानून तो हमने बना दिए, लेकिन उन कानूनों को बनाने के साथ साथ त्वरित सजा नहीं हो पाती। अगर भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो विशेष रूप से बलात्कार के संबंध में 30% से भी कम दर है सजा पाने वालों की। तो ये दर काफी कम है। त्वरित सजा का प्रावधान करना जरूरी है। सिर्फ कानून बना देना इसका समाधान नहीं है। कानून का कितनी त्वरित गति से, पारदर्शी गति से उसका अनुपालन हो रहा है, उस जो ये दर है बलात्कार पीड़ितों के मामले में जो सजा हम कह सकते हैं जिनको मिलना चाहिए, उनको सजा मिलने की जो दर है वो 30% से भी कम है, जो बताता है कि त्वरित कानून हमारे यहाँ उसमें कहीं न कहीं खामी है। और साथ-साथ हम देखें कि जो बलात्कार के जो कानूनी परिणाम होते हैं, इसका मतलब कि बलात्कार करने वाले को ये मालूम ही नहीं है कि अगर हम बलात्कार करेंगे तो हमारे इसके कानूनी परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। तो इस संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए, ये बताया जाए कि आप जिस कृत्य के बारे में तुम सपने में भी सोच रहे हो वो कितना भयावह है, नैतिक रूप से भी और साथ-साथ कानूनी रूप से इसकी सज़ा कितनी भयावह है, पूरा का पूरा जीवन भी तुम्हारा समाप्त हो सकता है। तो समाज की सोच बदलना, चेंजिंग द सोसाइटी, जो हम कह सकते हैं सोसाइटी का जो एटीट्यूड है, सोच है, उसको भी बदलना ज़रूरी है। हम सिर्फ किताबें पढ़ के नैतिक नहीं हो सकते हैं, नैतिकता हमारे अंदर से निकलने वाली चीज़ है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने स्वयं, इसके अलावा अपने आस-पड़ोस, अपने घर परिवार सबको नैतिक होना पड़ेगा। सम्मान और सहमति की शिक्षा भी देनी होगी। अगर कोई महिला इस प्रकार के अगर दुष्कर्म से पीड़ित हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि सामाजिक रूप से उसको उपेक्षित कर दिया जाए, उसकी एक सामाजिक स्वीकारोक्ति हो, उसके सम्मान को हमेशा हम उस पर ठेस न लगने दें, ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बलात्कार पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समर्थन रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा मानवीय गुण है और इस गुण की वजह से हम उनको संबल प्रदान कर सकते हैं कि क्योंकि सिर्फ ये शारीरिक रूप से हुआ शोषण नहीं होता है, इसमें एक महिला मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाती है। साथ ही साथ जोक्स, विक्टिम ब्लेमिंग, इस तरह की जो चीजें हैं, महिला को दोष देना, इन चीजों से बचने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की बनती है कि मीडिया इस दिशा में सचेत हो और साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए वो ऐसे कंटेंट न बनाए। वो अगर फिल्म बनती है, विज्ञापन बनता है, ऐसे कंटेंट बनते हैं जिसमें कि महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु के रूप में परोसा जा रहा है, इस चीज से बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम देखें तो सही यौन शिक्षा को अगर हम स्कूली शिक्षा से जोड़ते हैं तो इस दिशा में भी एक बेहतर, हम कह सकते हैं, विकल्प के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यौन शिक्षा को भी हम जो स्कूल का एजुकेशन है उसके साथ जोड़ने की जरूरत महसूस करते हैं। पीड़ितों के लिए समर्थन होना चाहिए, सपोर्ट फॉर विक्टिम्स होना चाहिए। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिसको बढ़ाकर बने हुए कानूनों की जो परिणति है उसको सकारात्मक दिशा में हम ले जा सकते हैं। तो साथ साथ एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। सिर्फ अधिकार और कानूनों की वजह से कोई व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती है, उसके लिए जरूरत होती है अंदर से बदलाव की। सिर्फ सरकारों के ऊपर ये छोड़ना ठीक नहीं है, हम सबको भी अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और इन सारी चीजों पर अमल करना होगा। तो एक समग्र प्रयास से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकता है। अंत में अभ्यास प्रश्न आपके लिए, एक प्रीलिम्स और एक मेंस के लिहाज से। प्रीलिम्स के लिहाज से प्रश्न है कि जीरो एफआईआर का क्या होता है? एफआईआर विकल्प ए है एफआईआर जिसे दर्ज करने के लिए कोर्ट की अनुमति चाहिए। बी है ऐसा एफआईआर जिसे कोई भी नागरिक दर्ज कर सकता है। सी कोई भी पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कर सकता है चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। डी
ऐसा एफआईआर जिसे सिर्फ महिला पुलिस दर्ज कर सकती है। एक सवाल मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी है कि बलात्कार केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक समस्या है। इस कथन की समीक्षा करें और बताएं कि समाज में किस प्रकार की मानसिकता के बदलाव की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? क्या वो सुधार होने चाहिए? क्या बदलाव आप देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और दृष्टि आईएएस की तरफ से जैसा भी सर ने घोषणा की का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को आप देखें और 5 से 12 मार्च की तिथि पर भी आप गौर करें। 87501 वो नंबर था जिस पर कॉल करके उस महा ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 60% एक ऐतिहासिक छूट है। इस छूट का लाभ आप जरूर उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।